हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश के इतिहास का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इसमें हम मध्य प्रदेश के मध्यकाल के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के समय जो मध्य प्रदेश का इतिहास रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आप तक मिलती रहे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो अन्य छोटे छोटे राजवंश उभर कर आते हैं, राजपूत राजवंश के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें मालवा के परमार वंश थे और चंदेल वंश थे विंध्याचल के, और कुछ अन्य तोमर वंश हो गए। इस टाइप से हमने अलग अलग राजवंशों को देखा। तो एक्चुअली हर्षवर्धन जो राजा होता है उसकी मृत्यु के बाद 647 में उनकी मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद परमार वंश हो गए, चौहान वंश और अन्य वंशों का अधिकार उत्तरी भारत में छोटे छोटे राज्यों में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसके बाद कुछ समय बाद 700 ईस्वी के लगभग या 712 के आसपास पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में, और ये अरब आक्रमण होता है। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में होता है। उसके बाद अरबों का आक्रमण का सिलसिला शुरू हो जाता है। अधिकांश आप इससे बाद का भी इतिहास देखेंगे तो भारत में आक्रमण बढ़ते जाएंगे। भारत जो है विश्व के आकर्षण, भारत का जो आकर्षण है विश्व के लोगों में बना हुआ था पहले से ही। इसकी वजह ये भी है कि भारत पहले काफ़ी समृद्धशाली हुआ करता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ काफ़ी पैसा था प्राचीन काल में। तो इसी वजह से जो विदेशी है आक्रमणकारियों, उनकी नज़र भारत पर बनी रहती थी। तो ये जो विदेशी आक्रमण हुए, इनका जो रास्ता है भारत में आने का वो सिंध प्रदेश से होकर आए हैं। क्योंकि लोकेशन की बात की जाए, भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो ये भारत में उत्तर पश्चिमी भारत से के रास्ते होकर आए हैं। क्योंकि अन्य भौगोलिक रास्तों में आना संभव नहीं होता, क्योंकि उत्तर पूर्व की बात की जाए तो वो हिमालय पर्वत के कारण वहाँ आना के कारण उस रास्ते से आना संभव नहीं होता। बात की जाए प्रायद्वीपीय भाग के नीचे की ओर महासागर होने के कारण उस ओर से आना संभव नहीं होता। तो वही एक रास्ता बचता है जिससे होकर ये आक्रमणकारी भारत में आते हैं। तो पहला मुस्लिम आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। उसके बाद महमूद गजनवी आता है, फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है, ये आप देखेंगे। तो गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के इस काल में हम एक नज़र इसके जो वंश आए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास जो है वो लगभग 1200 ईस्वी से लेकर 1526 तक का है। इसमें प्रमुख वंशों में है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 वंश के बारे में हमको इसमें डिस्कस करना है। इस प्रत्येक वंश के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि वो भारत के इतिहास के अंतर्गत हम जब उस टॉपिक पर अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जाएंगे। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश की। कभी कभी इनसे क्रम भी पूछा जाता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का निम्न में से सही क्रम में इन्हें जमाइए। तो आपको क्रम भी याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले गुलाम वंश हुआ। गुलाम वंश का काल देखा जाए तो 1206 से 1290। उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से 1320 तक आता है। फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लास्ट में लोधी वंश। इसकी ट्रिक से भी याद इसे रख सकते हैं। इसकी ट्रिक है गुल खिले तो सैया ला दो, गुल खिले तो सैया ला दो, ये ट्रिक है। इसमें गुल से मतलब है गुलाम वंश, और खिले से आशा है दोस्तों खिलजी वंश, तो से आशा है तुगलक वंश, और सैया से आशा है दोस्तों सैयद वंश, और लादो से मतलब है लोधी वंश। फिर से मैं एक बार ट्रिक को दोहराता हूँ।
गुल खिले तो सैया ला दो। गुल से आशा है गुलाम वंश, खिले से आशा है खिलजी वंश, तो से आशा है तुगलक वंश, सैया से आशा है सैयद वंश और लादो से आशा है लोधी वंश। इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप इस ट्रिक के माध्यम से इनके क्रम को याद रख सकते हैं। और एक फैक्ट है इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत का ये जो पाँचों वंश आए उसमें सबसे ज़्यादा जो का लंबा जो समय रहा है वो तुगलक वंश का रहा है, और सबसे कम जो समय रहा है वो रहा है खिलजी वंश का रहा है, जो कि 1290 से 1320 तक ही रहता है, मात्र 30 वर्ष ही रह पाता है। तो ये भी पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, और सबसे कम शासन किया है खिलजी वंश। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं गुलाम वंश की। महमूद गजनवी का आक्रमण आपने लास्ट वीडियो में देखा कि किस प्रकार से वो सोमनाथ मंदिर को लूटता है। 1001 ईस्वी में एक राजा जयपाल को हराता है वो, और अलग अलग क्षेत्रों में वो आक्रमण करता है। इस प्रकार से 1001 से 1027 के बीच वो लगभग 17 बार आक्रमण करता है, और बहुत सारे मंदिरों से सोने की चीज़ें और भी अन्य मूर्तियों को तोड़ना भी इसका एक कार्य रहा है। तो इस प्रकार भारी मात्रा में धन लूट कर ले जाता है महमूद गजनवी। उसका उद्देश्य ही था कि भारत से धन लूट कर ले जाना अपने देश अरब की ओर। तो महमूद गजनवी के बाद गौरी का आक्रमण होता है, और गौरी के आक्रमण में गौरी भी एक अरब आक्रमणकारी था। उसका आक्रमण होता है जो कि 1100 चंदावर का युद्ध आपने सुना होगा, 1192 1191 और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, और 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध होता है। तो गौरी का आना चालू हो जाता है 1100 लगभग 1200 ईस्वी के आसपास। तो गौरी का एक गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उस समय गुलामों को रखने की परंपरा चलती आ रही थी, तो गुलामों को ख़रीदा जाता था, और जो वफ़ादार गुलाम है, जो निष्ठावान है अपने स्वामी के प्रति, उनको अच्छे पद दिए जाते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उन गुलामों में से एक था, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। मोहम्मद गौरी जब आक्रमण करके चला जाता है वापस, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश की स्थापना करता है दिल्ली में। और इस प्रकार गुलाम वंश का जो कार्यकाल होता है 1206 से 1290 के बीच होता है। इसे दास वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम है दास वंश या मामलुक वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, और उसका सेनापति भी होता है मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196 ईस्वी में ग्वालियर के नरेश सुलक्षण पाल को हराया। ओके दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित फैक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अभी हमने डिस्कस किया 1191 और 1192 ये तराइन के युद्ध थे। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराता है ये मोहम्मद गौरी, और 1194 में चंदावर का युद्ध में राजा जयचंद को हराता है, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद को हराता है। इस प्रकार 1196 ईस्वी में गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक ग्वालियर के सुलक्षण पाल को हराते हैं, और 1200 में पुनः फिर से ग्वालियर पर हमला करते हैं, धन लूट कर ले जाते हैं। और 1202 ईस्वी में अंतिम चंदेल शासक जो होते हैं परमार्दी देव, उनको हराते हैं कालिंजर के युद्ध में, और इस प्रकार चंदेल वंश का शासन भी समाप्त हो जाता है। और इन्हीं के दरबार में आला उदल नाम के 2 सेना नायक थे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, और चंदेल वंश जो कि कालिंजर के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर भी अधिकार कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इल्तुतमिश का जो कार्यकाल रहा है वो 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी के बीच रहा है। इल्तुतमिश ने 1231 और 32 में ग्वालियर के शासक मंगल देव को हराया, और उसके बाद उसने उज्जैन, विदिशा, कालिंजर, चंदेरी, मांडू और मालवा इन सभी क्षेत्रों को जीता इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश का शासनकाल आता है।
इल्तुतमिश ये भी इसका एक दामाद रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश की एक पुत्री होती है रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश के बाद बैठती है दिल्ली सल्तनत पर, और वो पहली महिला शासिका होती है भारत के इतिहास में जो सुल्तान बनती है। तो अभी हम इल्तुतमिश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसने 1231-32 में ग्वालियर के शासक मंगल देव को हराया और इन क्षेत्रों में मांडू, मालवा, उज्जैन, कालिंजर इनको जीता। उसने प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा दोस्तों उस समय इल्तुतमिश ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर को किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने लूटा था? तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब बात करते हैं हम, अब इसके बाद जो इल्तुतमिश के बाद के जो शासक है उनका मध्य प्रदेश के इतिहास से ज़्यादा संबंध नहीं रहा है, लेकिन उनका जो क्रम की बात की जाए तो रजिया सुल्तान आती है जिसका कार्यकाल 1236 से 1240 मात्र 4 साल रहता है। उसके बाद बहराम शाह का शासनकाल आता है और फिर बलबन का शासनकाल आता है। लेकिन अब गुलाम वंश के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसका मध्य प्रदेश के इतिहास में इनका ज़्यादा वर्णन नहीं है। जितने फैक्ट्स हमने डिस्कस किए उन्हीं से पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश के संस्थापक हुए जलालुद्दीन खिलजी, जिनका जो कार्यकाल है 1290 से 1296 ईस्वी के बीच का है। जलालुद्दीन ने ग्वालियर व मांडू को लूटा और ग्वालियर में एक गुंबद आकार का विश्राम गृह भी बनाया था। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका संस्थापक था, लगभग ये 6 साल शासन करता है। उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो इसकी हत्या करता है अपने चाचा की और गद्दी पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने ग्वालियर मांडू को पर लूट करके अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो उसका भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, वो 1296 से 1316 तक उसका शासन है। इसने भी मालवा के क्षेत्र के मालवा को लूटा, लगभग पूरे मालवा को उसने लूट कर अधिकार कर लिया। इसमें धार, मांडू, भिलसा, चंदेरी और अन्य नगर शामिल है। मालवा में लगातार आक्रमण आपको देखने को मिलेंगे। अभी खिलजी वंश, इससे पहले हमने देखा था गुलाम वंश ने भी आक्रमण किया और आगे तुगलक वंश भी इस पर आक्रमण करेंगे। तो मालवा में लगातार आक्रमण हुए। आगे आप मुग़ल काल में जब देखेंगे तो उसमें भी इस पर आक्रमण होते हैं। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी इसने मालवा को लूटा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक शासक आता है मुबारक शाह खिलजी। इसका कार्यकाल होता है 1317 से 1320, लेकिन ये उतना पावरफुल रूलर नहीं हो पाता है। इसीलिए इसके बाद तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, ये तुगलक वंश की स्थापना कर लेते हैं दिल्ली में। और तुगलक वंश का जो समय काल है वो 1320 ईस्वी से 1414 है, जो कि सर्वाधिक समय काल है दिल्ली सल्तनत का। ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो गयासुद्दीन जो तुगलक है खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो को हरा देता है और उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर और अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लेता है 1320 ईस्वी में। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। उसने दमोह में एक महल बनाया जिसका उल्लेख बाटियागढ़ के शिलालेख में भी है। तो इससे भी प्रश्न बन सकते हैं कि बाटियागढ़ के शिलालेख का संबंध किस वंश के शासक से, दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासक से या तुगलक वंश के किस शासक से, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तुगलक, इसके बाद जो आता है अगला सुल्तान, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये काफ़ी फेमस दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा है और इसका कार्यकाल की बात की जाए तो 1325 से 1351 ईस्वी के बीच रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी चंदेरी मालवा पर अधिकार कर लिया और उसी बाटियागढ़ में जो इसके पिता यानी गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था उसमें प्राणियों के लिए बहुमठ, बगीचा और बावड़ी का निर्माण इसने कराया। ये काफ़ी पढ़ा लिखा सुल्तान था। उस समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक पढ़ा लिखा शिक्षित सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसने काफ़ी नीतियाँ बनाई और नीतियों पे काम भी किया, लेकिन उसकी अधिकांश नीतियाँ असफल रही। थियोरिटिकली वो उसकी नीतियाँ सही थी, किंतु वह जो वास्तविक रूप है
जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उसको वो वास्तविक नीतियों के माध्यम से हैंडल करने में असमर्थ रहा। उसके जैसे कि कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। उसने दिल्ली से दौलताबाद जो उसने राजधानी परिवर्तित की थी, और फिर बाद में कुछ समय बाद पुनः दौलताबाद से दिल्ली उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। उसका एक रीज़न भी था कि वह अपने दिल्ली से उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर अपना साम्राज्य विस्तार करने की योजना बना रहा था। तो उसे दक्षिण भारत में कुछ क्षेत्र उन्होंने जीता भी, और उस पर पूरा कंट्रोल करना उत्तर भारत से दिल्ली से पूरे साउथ तक का कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उसका जो निर्णय था दौलताबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है अभी वर्तमान में, वहाँ से वो संपूर्ण भारत पर नियंत्रण करना चाह रहा था। किंतु बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपना निर्णय बदल लेता है। तो इस प्रकार वह अपनी राजधानी को पुनः दौलताबाद से दिल्ली परिवर्तित कर लेता है। अन्य और भी उसके कुछ ऐसे निर्णय रहे हैं जो कि उसके असफल होने के कारण रहे हैं। जैसे उसका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराना, सांकेतिक मुद्रा उसने चलाई। उसका रीज़न था कि उस समय कुछ धातु जिस समय में जिस काल में जो सिक्के बनते थे धातु के, जैसे चांदी के सिक्के बनते थे या शीशे के बनते थे, तो उस समय उस मटेरियल का अभाव हो गया था। इस वजह से उसने जो है सिक्के चलवाए थे। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है दोस्तों, जैसे टोकन होता है ना, टोकन होता है, आपने टोकन पैसे दिया टोकन लिया, इस टाइप से जो सिस्टम है वो सांकेतिक मुद्रा कहलाती है। किंतु सांकेतिक मुद्रा जब उसने चलाई तो उस समय उसके राज्य में बोलना चाहिए भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार जमाखोरी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से ये भी उसकी नीति फेल हो जाती है। इस प्रकार उसका जो इंटेंशन तो सही था, लेकिन प्रैक्टिकली वो सिचुएशन के हिसाब से उसका निर्णय सही साबित होता नहीं दिखता। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक जो है, इसे जब इसकी मृत्यु होती तो यह भी कहा जाता है कि जनता को सुल्तान से और सुल्तान को जनता से मुक्ति मिली, ऐसा भी कहा गया है किसी फेमस इतिहासकार के द्वारा। तो ये दिल्ली सल्तनत का काफ़ी पढ़ा लिखा सुल्तान था, विद्वान था काफ़ी। अब हम बात करते हैं फ़िरोज़ तुगलक। फ़िरोज़ तुगलक इसका जो भाई होता है, चचेरा भाई होता है, इसकी मृत्यु के बाद 1351 में दिल्ली की गद्दी संभालता है फ़िरोज़ तुगलक। और इसके शासनकाल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के दुलनीपुर और सागर अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ये जो सुल्तान है फ़िरोज़ तुगलक, ये काफ़ी शांति उदारवादी सुल्तान होता है, इसलिए, और इसने काफ़ी प्रशासनिक जो और सामाजिक कार्यों में इसका कुछ योगदान भी है। इस वजह से इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है फ़िरोज़ तुगलक को। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि गयासुद्दीन तुगलक है, इस नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम सुल्तान हुआ भारत में, गयासुद्दीन तुगलक। और इसके जो फ़िरोज़ तुगलक है, इसने नहरों का बहुत ज़्यादा विस्तार दिया और बहुत बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया। तो नहर निर्माण का एक महत्वपूर्ण कार्य और सिंचाई की व्यवस्था भी इस काल की प्रमुख देन है। अन्य भी कई इनके योगदान रहे हैं सामाजिक कार्य में। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के बाद सैयद वंश की स्थापना होती है, जो कि सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी के आसपास होता है। किंतु मध्य प्रदेश के इतिहास में इसका बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम अब आगे लोधी वंश पे आते हैं। लोधी वंश का कार्यकाल होता है 1451 से लेकर 1526 तक। लोधी वंश का संस्थापक होता है बहलोल लोधी, जिसका समय है 1451 से 1489 ईस्वी। खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह को हराकर ये 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी जो है बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है बहलोल लोधी। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, किंतु इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वर्णन नहीं है अपने मध्य प्रदेश के इतिहास में। किंतु एक फैक्ट जो ऑल इंडिया जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने आगरा शहर को स्थापित किया है। इसके बारे में पूछा जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया,
तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। इसका कार्यकाल रहा है 1490 ईस्वी से 1527 ईस्वी। अब बात करते हैं इब्राहिम लोदी की। इब्राहिम लोदी, इस लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी, और इसके शासनकाल में मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। ये भी उतना पावरफुल सुल्तान नहीं हुआ, और इसके समय जो है मुग़ल वंश में बाबर का आक्रमण होता है भारत में, और पानीपत का युद्ध भी होता है बाबर के साथ इसका 1526 में। तो इस लोदी वंश का अंतिम सुल्तान होता है, और इसी के समय महमूद खिलजी ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में ग्वालियर पर हमला करके विक्रमजीत सिंह, जो कि राजा मानसिंह के पुत्र को हरा देता है और ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। किंतु 1526 में बाबर के हाथों ये पराजित हो जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। पानीपत का जो युद्ध है, बाबर के 4 युद्ध जो है उनमें ये एक है पानीपत का युद्ध पहला। तो इस प्रकार आज हमने अभी देखा कि दिल्ली सल्तनत का जो काल था उसमें मध्य प्रदेश में क्या क्या घटित हुआ। तो ये तो था हमारा आज का पार्ट 5 वीडियो। अब अगले पार्ट में हम मुग़ल शासन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो, 6वां वीडियो रहेगा। उसके बाद हम आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।